डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझनी है। मान लो आपके पास एक कंटेनर दिया है और उस कंटेनर में एक जिंक की रॉड या फिर आयरन की रॉड हमने डिप की है। मान लो मैंने ये आयरन की रॉड डिप की और इतने के अंदर लिक्विड भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का लिक्विड भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का लिक्विड भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का लिक्विड भरा हुआ है और आयरन की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट करेगा Fe के साथ, आयरन के साथ। ओके, अब हमको ये चेक करना होगा कि रिएक्शन होगी या नहीं। इसके लिए चेक करना होगा कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो हमने टेबल पढ़ी थी, उस टेबल को याद करो। Fe जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टेबल थी Li लिक बा सर का नाम, लिखवा सर का नाम दिख रहा है, कम दिख रहा है, दोबारा लिख देता हूं। ली Li ले क बा सर का नाम, अल मन जन क फेंके कौनी सन पर। फिर यहाँ था हाइड्रोजन, उल्टा कर देते गोल्ड सिल्वर कॉपर, और यहाँ था आई, या ऐसे लिख लो फूटे कुल्लड़ बारात आई। ऐसे टेबल याद कराई थी हमने। इस टेबल में हमको चेक करना है आयरन कहाँ है। तो हमने देखो आयरन तो ये रहा और कॉपर कहाँ है, ये रहा। आयरन ऊपर है, जो ऊपर होगा टेबल में वो मोर एक्टिव होगा, मोर रेक्टिव। तो आयरन मोर एक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को बाहर निकाल देगा, तो कॉपर बाहर निकल गया और Fe कंबाइन करेगा SO4 के साथ और बनाएगा FeSO4। अच्छा, FeSO4 बनाने से पहले बैलेंसी चेक करनी होगी। Fe की बैलेंसी +2 और SO4 की बैलेंसी -2। ये दोनों कट जाएंगे, 1 और ये 1, तो इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ, Fe का 1 SO4 का 1, तो बन जाएगा FeSO4। मतलब रिएक्शन हो गई। कॉपर से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन इज मोर रिएक्टिव, so it displace copper from its solution। कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब ध्यान से सुनना। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और FeSO4 का कलर ग्रीन। तो इस रिएक्शन के अंदर कलर में चेंज आया, इस रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है, तो यहां ये ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो गया। पहला पॉइंट ध्यान रखोगा। दूसरा पॉइंट, यहां कॉपर प्राप्त हुआ है, तो ये कॉपर इस आयरन की रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा यहां, और यहां कॉपर की डिपॉजिटिंग हुई, कोटिंग ऑफ कॉपर। आयरन के ऊपर कोटिंग हो जाएगी कॉपर की, जो कि कैसी होगी, रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश
ब्राउन कलर की कोटिंग होगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और डल होगी, सॉफ्ट एंड डल और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग। ओके, एक चीज और, जो जिंक की रॉड है या आयरन की रॉड है, आपके पास ये आयरन की रॉड है, इस आयरन रॉड में होल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होल। क्यों? क्योंकि आयरन में से कुछ आयरन निकल के गया होगा सॉल्यूशन में, तभी तो FeSO4 बना है। तो यहां से आयरन निकला और आयरन यहां से निकला और कन्वर्ट हुआ FeSO4 में, इसलिए यहां होल हो जाते हैं। तो चाहे ये क्वेश्चन आए कि होल क्यों हो गए हैं, ब्राउन कोटिंग क्यों आ गई है, तो आपको एक ही रीजन लिखना है, आयरन मोर एक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, अगर यहां हम लोग जिंक की रॉड लेते हैं, किसकी रॉड लेते हैं? जिंक की। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब जिंक मोर एक्टिव है या नहीं? देखो जिंक ये रहा और कॉपर नीचे है, जिंक ये रहा, कॉपर नीचे है, तो जिंक मोर एक्टिव होगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर बाहर प्लस जिंक सल्फेट। यहां ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और ये कलरलेस, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इसे हम वाइट भी कह सकते हैं। तो दोनों का एक ही रीजन है, यहां आयरन का हो या जिंक का हो, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहां लिखते हैं नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो क्या ये जिंक को हटा पाएगा सॉल्यूशन में से? तो हम कहेंगे नहीं हटा पाएगा, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। एक कंसेप्ट है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर के बर्तन में रखा, तो ये तो आपका बर्तन कॉपर का वेसल है और इसमें भरा हुआ है सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो रिएक्शन चेक करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस कॉपर। अब समझना है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर, तो देखो कॉपर ऊपर आता है, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। कॉपर का स्थान ऊपर है सिल्वर से, तो ये हुआ मोर रिएक्टिव। टेबल तैयार करो, तो कॉपर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर ने सिल्वर को बाहर कर दिया, तो Ag प्राप्त हुआ यहां प्लस। अब यहां क्या प्राप्त होगा? कॉपर की वैलेंसी दो होती है, +1 और +2। कॉपर +1 भी होता है और कॉपर +2। कॉपर +2 स्टेबल फॉर्म होती है। तो यह चेक करते हैं, कॉपर +2 और नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन NO3 -1 क्रॉस करोगे, Cu का 1, तो यहां लिखेंगे Cu1 और NO3 के ट्वाइस है, तो NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। सिल्वर नाइट्रेट से बन के आया कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। यहां लिख देता हूं CuNO3 का होल ट्वाइस, ये आपको प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि कॉपर मोर एक्टिव देन सिल्वर, तो हम लिखेंगे कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेस्ड सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट बदल जाएगा कॉपर नाइट्रेट में। अगर ये बदल जाएगा तो रख क्यों रहे हो? इसका मतलब रखना नहीं चाहिए।
हम स्टोर तभी कर सकते हैं, हम इसे स्टोर तभी कर सकते हैं जब ये नहीं बदले, लेकिन ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है। सो दैट सिल्वर नाइट्रेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। कॉपर के बर्तन में सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी तो सिल्वर नाइट्रेट किसी और में बदल गया। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एसिड, जिंक प्लस HCl। तो क्या जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है? तो जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे, फिर कॉपर, ऐसे चलता है। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। रिएक्टिव ज्यादा है तो Zn को Cl के साथ रिएक्शन कराना होगा। Zn की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1, क्रॉस Zn1 Cl2, Zn1 Cl2 बन गया। अब 2 Cl ले लो, Cl2 बना 2 Cl और 2 हाइड्रोजन हमने यहां से निकाल दिए, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। क्यों? क्योंकि जिंक मोर एक्टिव हाइड्रोजन से, जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हमारा रीजन क्या हुआ? जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए वो डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक लिबरेट कर सकता है। जिंक liberates hydrogen gas when reacted with dilute HCl। अच्छा, कॉपर की बात करें, कॉपर नीचे है, लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे है तो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर नीचे आ रहा है तो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर is less reactive, so copper is not liberated hydrogen gas with acid। ओके, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, 3 रिएक्शन दी है, A2O3 + 2B, यहां A रिप्लेस हुआ, देखो B ने A को रिप्लेस कर दिया, B ने A को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब B ऊपर होगा और A नीचे होगा। ओके, CHO4 + B ने C को बाहर किया और खुद कंपाउंड बनाया, तो B ज्यादा रिएक्टिव होगा C से, B ऊपर होगा और C नीचे होगा। A + CO, देखो C बाहर हो गया, A ने C को बाहर कर दिया, इसका मतलब A ऊपर होगा, C नीचे होगा। तो एक टेबल अरेंज करनी होगी हमको, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले समझो B रिएक्टिव है या A, तो हम क्या, B रिएक्टिव है तो B सबसे ऊपर और A लिख दिया मैंने यहाँ। फिर मैंने पूछा A ज्यादा रिएक्टिव है या C, तो आपने कहा A ज्यादा रिएक्टिव है, C कम है, तो C नीचे आ गया। फिर मैंने पूछा B ज्यादा रिएक्टिव है C, तो आपने कहा B ऊपर है और C नीचे, तो देखो B ऊपर है C नीचे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव B, फिर A, फिर C। तो मोस्ट रिएक्टिव है B और लीस्ट रिएक्टिव है यहां C। तो इस हिसाब से टेबल अरेंज करेंगे हम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा B और सबसे लेस रिएक्टिव होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा C। एक और कंसेप्ट समझते हैं, हमारे पास कोई मेटल है, हमारे पास कोई मेटल है और उसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी एसिड की। ठीक है, एसिड की रिएक्शन करा सकते हो, बेस की रिएक्शन करा सकते हो या फिर वाटर की। तो मेटल, एसिड, बेस और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब 2-3 बातें ध्यान रखनी इसमें।
पहला पॉइंट, हाइड्रोजन गैस कलरलेस गैस है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है ये। बर्न विद पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ जलता है और खुद एक्सटिंग्विश करता है बर्निंग कैंडल, और जलती हुई कैंडल को बुझा देगा। खुद जलेगा पॉप साउंड के साथ और ब्लू फ्लेम में जलता है, खुद जलता है ब्लू फ्लेम में और बर्निंग कैंडल को बुझा देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो फास्ट रिएक्शन हो तो फास्ट रिएक्शन करने के लिए ध्यान रखना, मेटल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म या ग्रेनुलेटेड फॉर्म, दाने की फॉर्म में। अगर आप पाउडर फॉर्म या ग्रेनुलेट फॉर्म लोगे मेटल का तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जैसे सॉलिड फॉर्म में लोगे तो इतना बड़ा टुकड़ा हो जाएगा ये, अगर मेटल का सॉलिड टुकड़ा लोगे तो वो इतना बड़ा दिखेगा, और इसका पाउडर बना दोगे तो वो इतने में फैल गया। तो हम कहेंगे पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एसिड कैसा होना चाहिए। एसिड की दो स्थिति हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो रिएक्शन होगी फास्ट। और अगर आप वीक एसिड लेते हो, वीक एसिड लेते हो जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो रिएक्शन स्लो होगी। तो रिएक्शन का फास्ट होना इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपने एसिड कौन सा लिया है। एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो फास्ट रिएक्शन होगी, एसिड वीक लिया है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। ओके, अब एक बात और ध्यान रखनी है, वो है आपकी एल्युमिनियम से रिलेटेड। कुछ मेटल जैसे एल्युमिनियम, बेरिलियम, इनके चारों तरफ एयर के कांटेक्ट में आने पर ऑक्साइड की लेयर बनती है। यह ऑक्साइड की लेयर काफी प्रोटेक्टिव होती है और रिएक्शन नहीं करने देती, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस और वाटर। तो एसिड बेस वाटर से ये लेयर रिएक्शन नहीं करती है और इस तरह से एल्युमिनियम को बचा ले जाती है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर है तो वो पानी से खराब नहीं होगा। दूसरा, इसका कोरोजन भी कम होगा, लेस कोरोइडल, लेस कोरोइड्स, कोरोजन नहीं होगा इसका, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके चारों तरफ बनी हुई है जो इसे कोरोइड नहीं होने देगी, रस्टिंग में नहीं जाने देगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं और फिर समझेंगे हम रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन का फंडा क्या वो देखेंगे, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने होंगे। पहली रिएक्शन समझते हैं, जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो जिंक को देखा SO4 तो बना ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इस तरह से आप रिएक्शन ध्यान रख सकते हो। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक की वैलेंसी +2 है, SO4 की वैलेंसी -2 है, दोनों इस तरह से क्रॉस हुए
Zn का 1 और SO4 का 1, तो बन गया ZnSO4। मिलती जुलती एक रिएक्शन और समझते हैं। मैग्नीशियम पर H2SO4 की रिएक्शन, तो Mg को देखा SO4 तो बन गया MgSO4 और फिर हाइड्रोजन गैस निकली प्लस हाइड्रोजन। अगर हम बात करें Mg वैलेंसी +2, SO4 वैलेंसी -2, तो ये कैंसिल हो गया इस तरह से। क्या बनेगा MgSO4। तो रिएक्शन नंबर 2 हो गया मैग्नीशियम पर H2SO4 की रिएक्शन और बना MgSO4। रिएक्शन नंबर 3 सोडियम प्लस H2SO4, सोडियम की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, क्रॉस करो Na के 2 Na2SO4, तो ये बन गया Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4। यहां 2 सोडियम ले लो क्योंकि 2 सोडियम है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई प्लस H2। तो इस तरह से सोडियम ने H2SO4 के साथ रिएक्शन की और बनाया सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, तो इस तरह से हमको कुछ रिएक्शन सीखनी है। एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और SO4 की है -2, क्रॉस करोगे तो Al के 2 तो बना Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया। एल्युमिनियम 2 ले लिया आपने, यहां SO4 के 3 लिए, यहां 3 ले लो और ये बन गया 3H2 + 3H2 एल्युमिनियम सल्फेट। फिफ्थ रिएक्शन समझो, जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की रिएक्शन। Zn की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1, क्रॉस करोगे Zn1 Cl2 तो ZnCl2, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई प्लस H2। मैग्नीशियम प्लस HCl, सेम कहानी, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, Cl की -1 है, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2। तो जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, वो सब ऐसी रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन नंबर 7 Fe प्लस HCl, तो बन जाएगा Fe की वैलेंसी +2 Cl की -1, तो ये बन गया यहां FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब एक बच्चे ने पूछा कि सर Fe +3 होता है Cl -1, तो इसे बनना चाहिए FeCl3। अगर FeCl3 बन भी गया, अगर हमने FeCl3 बना भी दिया, तो हाइड्रोजन इस जगह पर एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आगे का कंसेप्ट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो हाइड्रोजन इससे फर्दर रिएक्शन करके इसे FeCl2 में कन्वर्ट करा देता है। इसलिए हम लोग फाइनली FeCl2 ही मानते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। यहां बनेगा FeCl2। एक और रिएक्शन समझ लो, एल्युमिनियम प्लस HCl। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3 Cl -1, तो क्या बनेगा AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ओके, यहां क्लोरीन 3 है, यहां 2 का इंटू कर दो तो क्लोरीन हो गई 6, यहां 6 कर दिया, एल्युमिनियम 2 हाइड्रोजन 6 3H2, तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2 बन गया। तो इसी के बेस पर यह कंसेप्ट आपको करना है।